हेलो, नमस्कार और आदाब आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आपका दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ है आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस पे। जब हम कुंडली के उन खास एरियाज को देखना चाहते हैं जो हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तो हम ये देखते हैं कि कौन से घर हैं जो हमें सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बेहतरीन नतीजे दे सकते हैं। और इसके लिए हम ये देखते हैं कि कहाँ पर ग्रह अपनी राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशियों में, या फिर कहीं कोई जबरदस्त योग तो नहीं बन रहा। मगर क्या कोई ऐसा खास क्षेत्र या घर भी है जो हमें सबसे ज्यादा बेभरोसे अनरिलायबल नतीजे देता है, और जिस घर से जुड़े पहलुओं को देखते वक्त हम अटक जाते हैं। हम जानते हैं कि हर घर के कुछ न कुछ स्पेसिफिक पहलू होते हैं। तो लग्न हमारी इज्जत और पर्सनैलिटी के बारे में है, दूसरा घर कमाई, बचत, उसूल, कदरें, खाना, खानदान वगैरह के बारे में है, तीसरा घर छोटी यात्राएं, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया या खुद का कारोबार के बारे में है, और ऐसे ही आगे। तो अगर कोई एक घर सबसे ज्यादा बेभरोसे हो, तो उस घर से जुड़े मामलों में हमें धोखा खाने या भरोसे के लायक ना रहने वाले नतीजे मिलेंगे। वो कौन सा घर है? अब ऊपर से देखें तो नाम बताना आसान है, मसलन दुष्टानो, छठे, 8वें, 12वें को बेभरोसे कह दे। मगर आमतौर पर ज्योतिषी मानते हैं कि 8वें घर के नतीजे सबसे ज्यादा बेभरोसे होते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि 8वां घर किस शक्ल में अपने नतीजे देगा। लेकिन ये बात आपकी कुंडली की बनावट, कॉन्फ़िगरेशन पे निर्भर करती है कि आपके ग्रह कैसे कॉन्फ़िगर हैं, कहाँ बैठे हैं। उस हिसाब से आपकी कुंडली में एक खास घर ऐसा हो सकता है जो बेभरोसे बन जाए। उस घर की पहचान कैसे करें जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बेभरोसे है? साधारण ज्योतिषीय स्थितियों में एक घर जिसमें 2 या 3 ग्रह हो और उस पर किसी और 2-3 ग्रहों की दृष्टि, एस्पेक्ट हो, तो उसे ऐसा घर माना जाता है जो मिली जुली और पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड नतीजों के कॉम्बिनेशन देगा। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उस घर से हमें आखिर क्या नतीजा मिलने वाला है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में किसी घर में 2-3 से ज्यादा ग्रह हो और उस पर किसी और 2-3 ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो उस घर से आसानी से नतीजे नहीं मिलेंगे, या फिर आप उस घर के मामलों को आसानी से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर उस घर के नतीजे बेभरोसे हो जाते हैं। इसलिए आप उस घर को बेभरोसे घर, अनरिलायबल हाउस कह सकते हैं। मसलन अगर लग्न में 3 ग्रह है और ऊपर से मंगल 10वें घर में बैठ के लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, और शनि 4थे घर में है और वो भी लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, तो आपके पास लग्न में पहले से ही 3 ग्रह हैं जो लग्न के नतीजों पे असर डाल रहे हैं, और साथ में मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जाहिर है कि इस घर से जो नतीजे निकलेंगे, खास तौर पर ग्रहों के गोचर, ट्रांजिट्स, अंतर्दशा और महादशा में, उन्हें समझना आसान नहीं होगा, और इसलिए वो घर अपने नतीजों के मामले में बेभरोसे हो जाता है। आखिरकार आप उस घर को अनरिलायबल घर कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी घर में एक दूसरे के उल्ट, अपोजिंग फोर्सेस, ताकतें हों, और साथ में उस घर पे 2-3 और प्रभाव हों, मसलन शनि और मंगल आपस में उल्ट ताकते हैं, शनि नतीजों को धीमा करता है, जबकि मंगल नतीजों के लिए तेजी और जोश पैदा करता है। तो अगर किसी घर में इन दोनों की युति, कंजंक्शन है, और साथ में या तो राहु उसी घर में हो, या फिर राहु अपनी 5वीं या 9वीं दृष्टि से उस घर पे देख रहा हो, तो वो घर भी ऐसा बन जाएगा जिसका पता लगाना आसान नहीं होगा, और शायद बेभरोसे या पेचीदा नतीजे दे। अब एक चीज जो बिल्कुल साफ और आसान नतीजे देगी, वो है चांद, मून की स्थिति। हम जानते हैं कि सारे ग्रहों का एक निश्चित समय होता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने का। शनि को लगभग 2.5 साल लगते हैं, राहु केतु को 18 महीने, बृहस्पति को एक राशि में रहने और फिर आगे बढ़ने में करीब 1 साल, फिर दूसरे ग्रह सूर्य को एक राशि बदलने में 1 महीना लगता है, और फिर शुक्र, मंगल और बुध को उनकी वक्री या सीधी गति के हिसाब से एक राशि बदलने में कहीं 20 दिन तो कहीं 2 महीने से भी ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन राशि बदलने के मामले में सबसे तेज ग्रह चांद है। चांद हर 2 दिन और करीब 8 घंटे में अपनी राशि बदलता है। मतलब हर 2.3 दिन में चांद राशि बदलेगा,
और हर एक दिन और कुछ घंटों में चांद अपना नक्षत्र बदल लेगा। तो जाहिर है कि चांद लगभग हर दिन कई तरह के नतीजे देगा। और इसलिए अगर चांद किसी घर में बैठा है और वो बहुत ज्यादा मजबूत स्ट्रांग नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो घर, भले ही उस पर और कोई पीड़ा हो या दृष्टि हो या ना हो, हर वक्त नए नए कॉम्बिनेशन और नई नई पेचीदगियां पैदा करेगा। और जिस घर में चांद बैठा है, वो घर ऐसे नतीजे देगा जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती, जो बिना मांगे मिलते हैं। और कभी कभी तो नतीजे बिल्कुल उल्टे होंगे उससे भी, जो बड़े बड़े ज्योतिषी बताते हैं कि इस घर से आपको ये मिल सकता है। इसलिए आपकी कुंडली में चांद जहां भी बैठा है, उस घर के नतीजों को परखते वक्त बहुत सावधान रहिए। खास तौर पे अगर चांद अस्त कंबस्शन हो या नीच डेबिलिटेशन का हो या कमजोर हो या फिर क्षीण वेनिंग हो रहा हो। मैंने क्षीण और बढ़ते वैक्सिंग चांद पे एक वीडियो बनाया था जो कल ही रिलीज हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं ये जानने के लिए कि क्षीण और बढ़ते चांद की अवस्था में कैसे अलग अलग नतीजे मिलते हैं। तो अगर चांद क्षीण अवस्था में हो, यानी पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ रहा हो और उसकी रोशनी घट रही हो, तो भी चांद बेभरोसे या पेचीदा नतीजे देगा। इस तरह आप समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में जिस घर के नतीजे समझना आसान नहीं है, वो घर समय समय पर अलग अलग नतीजे देगा और उस घर में बहुत सारी हलचल एक्टिविटी रहेगी। अगर चांद 10वें घर में है, तो आप पाएंगे कि 10वें घर करियर में बहुत हलचल है। नौकरी पेशे में अक्सर बदलाव आएंगे, रोल बदल सकते हैं, बॉस या सुपरवाइजर बदल सकते हैं, जगह बदल सकती है या फिर इंडस्ट्री ही बदल सकती है। मसलन आप ह्यूमन रिसोर्सेज HR में है, लेकिन आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में HR कर रहे थे, फिर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में HR करने लगे, या फिर आप एयरलाइंस में चले गए। इस तरह के बदलाव अक्सर आते रहेंगे अगर चांद किसी खास घर में बैठा है। चांद अगर छठे घर में बैठा है तो नौकरी पेशे में दिक्कतें दे सकता है। मतलब आपका करियर लगातार कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, उसमें ब्रेक आ सकते हैं। मसलन आप 2-4 साल काम करते हैं, फिर कुछ महीनों का ब्रेक होता है, फिर आप किसी दूसरी नौकरी, दूसरी इंडस्ट्री, दूसरे क्षेत्र में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आप उसमें काम करते हैं और फिर बदलाव हो सकता है। और अगर चांद बहुत कमजोर हो, छठे घर में बहुत ज्यादा पीड़ित अफ्लिक्टेड हो, तो करियर के शुरुआती 7-8 साल आपके लिए बहुत चुनौती भरे रहेंगे और आपके लिए सेटल होना आसान नहीं होगा। इसलिए कुंडली में चांद जिस घर में भी बैठा है, आप पाएंगे कि उस घर के मामलों में सेटल होने में वक्त लगेगा और ये आसान नहीं होगा। अगर किसी घर में कोई दोष है, मसलन श्रापित दोष हो, अंगारक दोष हो, तो हम जानते हैं कि उस खास घर से कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी। लेकिन अगर उस दोष पर किसी शुभ ग्रह बेनिफिक की दृष्टि हो, तो क्या होता है? दोष तो अपना असल दिखाएगा ही, मगर शुभ ग्रह अपनी दृष्टि के जरिए उस पीड़ा को कुछ हद तक कम रिड्यूस कर देगा। इसलिए जो नतीजे आपको उस दोष से मिलते, वो अब कुछ अलग होंगे। ये इस बात पे निर्भर करता है कि दोष कितना शक्तिशाली है और उस पे पड़ने वाली शुभ ग्रह की दृष्टि कितनी शक्तिशाली है। अगर आप ये ठीक से नहीं समझ पा रहे कि शुभ ग्रह की दृष्टि उस दोष पे कैसे असर डालेगी, तो आपके लिए ये तय करना मुश्किल होगा कि वो दोष, जो 2 या ज्यादा पाप ग्रहों की युति से बना है, किस तरह के नतीजे देगा। हो सकता है कि नतीजे मिले जुले मिक्स्ड हों। किसी महादशा अंतर्दशा में आपको चुनौतियों की उम्मीद होगी, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आप उससे बेहतर कर गुजरे हों। कुछ ग्रह तो नतीजों के उल्टा भी कर देते हैं। राहु और केतु इस मामले में बदनाम है। राहु के बारे में तो हम जानते हैं कि वो तरह तरह के कॉम्बिनेशन और पेचीदगियां पैदा करेगा। वो हमारी आंखों पे पर्दा डाल देगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो नतीजा देगा या बी नतीजा, और इस तरह वो हमें हमेशा परेशान कीप अस ऑन आवर टोज रखेगा। दूसरी तरफ केतु के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वो नतीजों को रोकेगा, कम करेगा। मतलब जिस घर में केतु बैठा है या जिस ग्रह के साथ केतु बैठा है उसके नतीजे कम कर देगा। लेकिन कभी कभी केतु हमें हैरान भी कर देता है, क्योंकि केतु को उस घर के नतीजे कम देने चाहिए, मगर कभी कभी केतु उस घर से 10 गुना ज्यादा नतीजे दे देता है जिनकी उम्मीद नहीं होती। इसकी एक वजह है आपका रवैया, एटीट्यूड।
अगर उस घर के मामलों में आपका नजरिया ये है कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा, मसलन केतु चौथे घर में है और आपने हमेशा अपने खानदान की सेवा की है बिना किसी बदले की उम्मीद के, एक अच्छे बाप, एक अच्छे शौहर या बीवी बनके, क्योंकि चौथा घर घर के सुख, आपकी मानसिक खुशी का घर है, तो जाहिर है कि आपके इस नजरिए और दूसरों के लिए करने और बदले में कुछ ना मांगने के रवैये की वजह से केतु आपको अच्छे नतीजे और अच्छा फल देगा। तो ये केतु का तरीका है, जहां आप निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस करते हो और कम उम्मीद रखते हो, वहां केतु ज्यादा देगा। और जहां आप लालच दिखाओगे और ज्यादा की उम्मीद करोगे और उस घर में केतु बैठा है या उस ग्रह के साथ केतु है, तो केतु कम देगा। तो इस तरह केतु भी अपने नतीजे दिखाता है। इसलिए केतु जिस घर में है, उस घर के मामलों के बारे में आपको ये समझना होगा कि आपका रवैया कैसा है। फिर ऐसा घर जिस पर कई ग्रहों की दृष्टि हो और कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि का मेल हो, मसलन अगर 10वां घर है और उस पे शुभ और पाप दोनों तरह के ग्रहों की दृष्टि है, तो वो घर भी तरह तरह के नतीजे दे सकता है। त्रिकोण 1, 5, 9 के घर इस मामले में ज्यादा मजबूत माने जाते हैं कि वो ज्यादा उम्मीद के मुताबिक नतीजे देंगे, वो आपकी मेहनत पे नतीजे देंगे और आपको उनमें ज्यादा आजादी, फ्रीडम मिलेगी। लेकिन केंद्र 1, 4, 7, 10 के घर, खास तौर पे अगर उनमें कोई दोष हो और साथ में पाप ग्रह उनमें बैठे हो या उन पे दृष्टि डाल रहे हो, तो वो भी ऐसी चुनौतियां और मुश्किलें खड़ी करेंगे जिन्हें आप कभी कभी समझ नहीं पाते, जिनमें आप सेटल नहीं हो पाते या जिन्हें आप हैंडल नहीं कर पाते। और सबसे आखिरी मगर अहम बात, 12वां घर, 12th हाउस। 12वां घर सबसे रहस्यमय, मिस्टीरियस घर है इस मामले में कि आपकी जिंदगी के आखिरी दौर में क्या होगा, आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। हम रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाते हैं, भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं। हम सोचते हैं कि 50-55 के बाद या रिटायरमेंट की उम्र के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कई बार हम वहां प्लान नहीं कर पाते। वो है रहस्यमय 12वां घर, क्योंकि ये एक ऐसा घर है जो हमारे अब तक किए गए कर्मों और प्रारब्ध कर्म के हिसाब से चलता है। हमने अपने किए हुए कर्मों, जो प्रारब्ध के तौर पे हमें मिले थे, में से जितना भोग लिया है और जितना नहीं भोगा है, उस हिसाब से 12वां घर अपना असल दिखाएगा। इसीलिए 12वां घर भी वो घर है जिसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये एकांत, सॉलिट्यूड, खर्च, वेस्ट और अति, एक्सेस का घर है, आप अकेले हो जाओगे। और कभी कभी रिटायरमेंट के वक्त हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं, हमें लग सकता है कि हम पीछे छूट गए हैं और शायद हम अकेले हो या फिर हमारे साथ सिर्फ हमारा जीवन साथी हो जो हमारा साथ दे। लेकिन ये घर भी कई तरह के नतीजे देता है, यहाँ तक कि हमारी उम्र के मध्य मिड 30 से भी, अगर हमने इस घर की स्थिति को नहीं समझा है और दूसरों से उम्मीदें बढ़ा ली है, जहां हम अपने ऊपर ज्यादा निर्भर, डिपेंड रहेंगे, वहां हमें बेहतर नतीजे मिलेंगे। और फिर है अष्टकवर्ग, अष्टकवर्गा का स्कोर। कई बार हम किसी घर का अष्टकवर्ग स्कोर नहीं देखते और उसका आखिरी योग, फाइनल टैली क्या है। और वहां, क्योंकि हम अष्टकवर्ग स्कोर पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ किसी योग को देखते हैं, सिर्फ किसी दोष को देखते हैं, और इसलिए हम उस घर के होने वाले नतीजों का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। इसलिए जब कभी भी आप किसी घर के नतीजे देख रहे हो, तो ये भी देखिए कि उस घर की कुल मिलाकर क्या स्थिति है। वहां कोई योग दोष तो नहीं है, उस पे पाप ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की, और उस घर में चांद कैसा बैठा है। लेकिन साथ में उस खास घर का अष्टकवर्ग को भी जरूर देखिए, और ये भी देखिए कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। तो दोस्तों, अपनी अपनी कुंडलियों में झांकिए और खुद अंदाजा लगाइए और खुद ही देखिए कि आपके लिए कौन सा घर सबसे ज्यादा बेभरोसे, अनरिलायबल बन रहा है। या तो वहां कमजोर चांद हो, या अस्त चांद हो, या क्षीण चांद हो, क्योंकि ऐसा चांद वाला घर आपकी जिंदगी में जरूर अलग अलग मामले और पेचीदगियां और तरह तरह के बदलाव और उथल पुथल लाएगा। उस घर को देखिए जहां बहुत सारे ग्रह बैठे हो और उनपे दूसरे ग्रहों की दृष्टि भी हो। उस घर को देखिए जहां केतु या राहु की मौजूदगी हो और साथ में और भी ग्रह हो और दूसरे ग्रहों की दृष्टि भी हो।
उस घर को देखिए जहां कोई दोष हो और साथ में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो। ये खास घर या घर आपके लिए ढेर सारे नतीजों का भंडार खोलेंगे, जिनमें से बहुतों का आपने पहले शायद अंदाजा भी न लगाया हो। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे संपर्क कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब मेरी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ज्योतिष के किसी खास विषय पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं।